हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि यूपी टीईटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सभी से निवेदन करेंगे कि हम जो वीडियो यूपी टीईटी एग्जाम से संबंधित अपने चैनल में अपलोड करते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का लाभ हो सके। तो इसके पहले जो हमने वीडियो डाला था वो था बुद्धि लब्धि, बुद्धि और बुद्धि इसके सिद्धांत से संबंधित, और उसके पहले माहेश्वर सूत्र से संबंधित। अगर आप पिछले पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम टॉपिक वीडियो में अपने बता रहे हैं आपको, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारा भी मनोबल इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए, आज अपने नए टॉपिक के साथ में, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा समस्या होती है, काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि टॉपिक का नाम ही है वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो लिखा भी हुआ है उसमें, उच्चारण स्थान की अगर हम बात करेंगे, उच्चारण स्थान होता क्या है? तो देखिए, उच्चारण स्थान होता है जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, ठीक है, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो मुख के जिस भाग से बोलते हैं, ठीक है, मुख के जिस भाग से, जिस भाग से कोई वर्ण बोला जाता है, जिस भाग से कोई वर्ण बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। क्या कहते हैं? उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे उच्चारण स्थान उस वर्ण का कहते हैं, ठीक है, उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अगर हम का की बात करेंगे, और इसके लिए सबसे अगर प्रमुख बात मैं बताऊं, कोई भी वर्ण अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो आपको उच्चारण स्थान पता होने चाहिए कि जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है और जीव है या जीवा है। तो ये होते कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता है और अब हम कोई भी वर्ण बोलना चाहते हैं, तो उस वर्ण को हम बोलने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ, वास्तव में ये वर्ण उस स्थान से बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है। और अगर आपने इसको समझने का प्रयास किया तो मैं दावा करता हूं कि आपको कभी भी उच्चारण स्थान को समझने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो इससे संबंधित, उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ हमें सूत्र भी पढ़ने को मिलते हैं, जो कि संस्कृत में मिलते हैं और वो हमारी हिंदी में भी काम आते हैं। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रकार के टॉपिक उठाऊं जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। शुरू में इस वजह से मैं इस तरीके के टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो कि आपका हिंदी का भी रिवीजन करवाए और संस्कृत का भी रिवीजन करवाए। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। उच्चारण स्थान को हमने समझा कि मुख के जिस भाग से कोई वर्ण बोला जाता है, उसे उस वर्ण का क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम पहले सूत्र की बात करते हैं तो वो सूत्र क्या है? पहला सूत्र अगर आप देखेंगे, एक नंबर में क्या लिखा हुआ है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या लिखा हुआ है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। साथियों, ये जितने भी सूत्र हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेने हैं, जिससे आपको सूत्र में क्या है क्या नहीं है ये अच्छे से समझ में आ जाए, और वर्णों का उच्चारण स्थान भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम इस सूत्र को समझते हैं कि सूत्र में है क्या। तो देखिए, सूत्र में है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का मतलब क्या है? आ, और जिसको हम बड़ा आ कहते हैं, इसको छोटा आ कहते हैं और इसको बड़ा आ कहते हैं, या इसको लघु और इसको दीर्घ कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व या दीर्घ कहते हैं। तो आ का मतलब हो गया आ और
बड़ा आ। और जो ये कु लिखा हुआ है इसका मतलब है का वर्ग। क्या है? का वर्ग है। कु का मतलब क्या है? का वर्ग। और का वर्ग में जो वर्ण होते हैं वो होते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे सूत्र देखते हैं तो ये हा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हा। तो इधर देखिए हा भी लिखा हुआ है। और इसके बाद ये लिखा हुआ विसर्जनीय नाम। ठीक है। विसर्ज का मतलब क्या है? विसर्ग, जो कि इस तरीके से बनता है। ठीक है। विसर्जनीय नाम। और लास्ट में लिखा हुआ है कंठा। ठीक है। कंठा का मतलब ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है साथियों? कंठ है। तो अब आपको समझ में आ गया अकु विसर्जनीय नाम कंठा का मतलब क्या होता है। आ का मतलब छोटा आ और बड़ा आ हो गया। कु का मतलब कावर्ग। और कावर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। और हा लिखा हुआ है ये, तो हा हो गया। और विसर्जनीय नाम का मतलब इसमें जो विसर्ग आएगा ये सभी कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। साथियों मुझे आशा है आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला। अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है इचु यशा नाम तालु। क्या है? इचु यशा नाम तालु। अगला सूत्र है, इसे भी हमें बहुत अच्छे से देखना है, समझना है क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए पहले में आ था, अब इसमें क्या है? ई है। ई का मतलब क्या हो जाएगा? छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है ना। अब देखिए चू लिखा हुआ है, तो अब देखिए इधर चू का मतलब है चा वर्ग। क्या है? चा वर्ग। और चा वर्ग में कौन से आएंगे? चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, इया। चा वर्ग में कौन से आएंगे? चा, छा, जा, झा, इया। और इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है या लिखा है ना, तो देखिए इधर भी ये लिखा हुआ है या। और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? सा। क्या लिखा हुआ है? शा। तो इधर देखिए ये लिखा हुआ है शा। समझ गए ना। ये सभी क्या हैं? तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। कहां से बोले जाने वाले वर्ण हैं? तालु से। देखिए ये लिखा हुआ है, तो अब आपको समझ में आ गया इस सूत्र का मतलब क्या है। ई का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई। चू का मतलब है चावर्ग। और चावर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। अभी देखिए जो बाद में अंगा आया और इया आया, इनके बारे में थोड़ा आगे और हम देखेंगे। पहले हम जो ये सूत्र है इसी को समझ के चलते हैं। तो आशा है सभी को ये समझ में आ गया होगा। और इन्हें कहा जाता है तालव्य वर्ण। क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण। इसके बाद साथियों अगला सूत्र है। अगला सूत्र देखिए क्या है? तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो अब री आ गया ना, तो अब री में देखेंगे तो ये है छोटी री और ये है बड़ी री। री का मतलब ये है ह्रस्व और ये है दीर्घ। अब जैसे री की बात करेंगे तो हम लोग बनाते हैं एक इस तरीके से, और अगर दीर्घ की बात करेंगे तो इसमें दो बार ऐसे घुमा देते हैं तो ये दीर्घ बन जाती है। आगे समझ में? वही इसमें लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये हो गए दोनों री और ये वाली री। अब इसके बाद टू का मतलब होता है टावर्ग। क्या होता है? टू का मतलब टावर्ग। और टा वर्ग में क्या है? कौन कौन से वर्ण हैं? टा है, ठा है, डा है, ढा है और अड़ा है। क्या है? टा है, ठा है, डा है, ढा है और अड़ा है। ये सभी वर्ण किस वर्ग में आते हैं? टा वर्ग में आते हैं। और देखिए आगे हम देखेंगे तो ये रा लिखा हुआ है। हमें सूत्र से ही सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। इस वजह से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो ये सूत्र हैं इनको पढ़ने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। तो देखिए अब रा हो गया इधर से। अब देखिए इधर ये सा भी लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आपको दिख रहा है। तो इधर सा हो गया, तो इधर भी देखिए सा हो गया। हो गया ना। अब ये सभी कौन से वर्ण कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। मतलब ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। अब हमें समझ में कैसे आएगा? टा 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 बोलेंगे तो जीभ ऊपर हमारी लगती है मूर्धा में। कहां लगती है? मूर्धा में लगती है। जब हम टा बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये वर्ण कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है। और अगर हम चा बोलते हैं, चा चा चा, तो ये हमारी तालु में लगती है। कहां लगती है? तालु में। इस वजह से ये
तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो अब देखिए ये समझ में आ गया तीसरा वाला सूत्र, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब चौथा सूत्र समझने का प्रयास करते हैं। चौथा सूत्र होता है ऋतु लशा नाम दंता। क्या है? ऋतु लशा नाम दंता। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए लृ संस्कृत में लृ होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो अब देखिए इधर लृ हो गया और इसके बाद तू लिखा हुआ है। तू का मतलब क्या है? तावर्ग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। तावर्ग, अब तावर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ता आ गया, था आ गया, दा आ गया, धा आ गया, ना आ गया। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए ला लिखा हुआ है, लिखा है ना ला, तो देखिए इधर ये ला लिखा हुआ है और सा भी लिखा हुआ है। ठीक है। और इधर भी ये शा लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सभी होते हैं दंत वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं? दंत वर्ण। मतलब ता, था, दा, धा, ना, ला, सा और लृ, ये सभी दंत से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? दंत से। और हम बोल के भी देख लेंगे ता, ता, दांतों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। इस वजह से इन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। अब थोड़ा आगे भी हम इनको समझेंगे। आगे है उपूप उपूपधमानीय नाम औष्ठव। क्या लिखा हुआ है? उपूपधमानीय नाम औष्ठव। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ऊ का मतलब क्या हो जाएगा? ऊ का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा? ऊ का मतलब हो जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद अब देखिए लिखा हुआ है पू, और पू का मतलब क्या हो गया? पावर्ग। ठीक है। कु का मतलब कावर्ग, चू का मतलब चावर्ग, टू का मतलब टावर्ग, तू का मतलब तावर्ग। अब पावर्ग आ गया पू का मतलब। और पावर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। कौन कौन से? पा, फा, बा, भा, मा। और इसके बाद उपधमानी, ये लिखा हुआ है उपधमानी, ये भी। अब देखिए अब ये दो होते हैं पा और फा। ठीक है। उपधमानी क्या होते हैं? ये पा और फा होते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें ये बना हुआ है, एक ऐसे और ये पा लिखा हुआ है। ठीक है। और इसी तरीके से फा में भी लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये होता है आधे विसर्ग का चिन्ह। किसका होता है? इसको हम कहते हैं आधा विसर्ग। क्या कहते हैं? आधा विसर्ग कहते हैं। और ये पा के पहले लग जाता है तो ये उपधमानी बन जाता है। क्या बन जाता है? उपधमानी। ऐसे ही फा के पहले लग जाता है तो ये फा उपधमानी बन जाता है। ये सभी कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, मतलब होंठ से बोले जाते हैं। ये लिखा हुआ है ओष्ठव। लिखा है कि नहीं लिखा है? ओष्ठव लिखा है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का मतलब क्या है। उपधमानीय नाम औष्ठव। तो ऊ का मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, पू का मतलब पावर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। और उपधमानी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, पा और फा आता है। ठीक है। अब देखिए ये सभी कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब अगला सूत्र है जो मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम वर्ण है सभी वर्गों के, जैसे इसमें का में आ जाएगा अंगा, और चा में आ जाएगा सॉरी का में आ जाएगा अंगा, और इसमें आ जाएगा चा में इया। ठीक है ना। टा में आ जाएगा अणा, ता में आ जाएगा ना, और इधर आ जाएगा देखिए माँ। पा में क्या आ जाएगा? माँ। अब देखिए ये सूत्र लिखा हुआ है इयम गणना नाम नासिका चा। क्या लिखा हुआ है? इयम गणना नाम नासिका चा। इसको हम इस तरीके से अगर समझने का प्रयास करें कि ये है क्या, तो देखिए इया लिखा है ना, तो ये इया हो गया। माँ लिखा हुआ है तो ये माँ हो गया। अंगा लिखा हुआ है तो ये अंगा हो गया। अड़ा लिखा है तो अड़ा हो गया। और ना लिखा है तो ये ना हो गया। अब नासिका चा, इसको समझना है। तो ये सभी उनसे तो बोले जाते हैं, साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। ये समझना है इसमें हमें। क्या है? नासिका से भी बोले जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि
ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका से भी बोले जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि अभी इन वर्णों के जो अंतिम वर्ण है, पांचवें वर्ण, इनके बारे में हम आगे बताएंगे। तो यही सूत्र है, इयम गणना नाम नासिका चा, मतलब इया, मा, अंगा, अणा और ना, ये सभी नासिका से भी बोले जाते हैं। आशा है सबको समझ में आया होगा। इसके बाद अब अगला सूत्र देखते हैं। तो ए दैतो कंठ तालु, क्या है? ए दैतो कंठ तालु, मतलब ए का मतलब क्या आ गया? ए और ए, ठीक है? क्या है? ए और ए। ये कहां से बोले जाते हैं? कंठ तालु से। कंठ तालव्य वर्ण इन्हें कहा जाता है और बोले जाते हैं कंठ और तालु दोनों से, ठीक है? इसके बाद अगला अगर हम सूत्र देखेंगे तो अगला सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम। अगर हम इस सूत्र को समझने का प्रयास करें तो पहला अक्षर क्या है? ओ। तो ओ का मतलब ओ और औ हो गया, ओ और औ हो गया। अब ये कहां से बोले जाते हैं? कंठोष्ठम, मतलब ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, ये कंठोष्ठ। मतलब ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम। ए दैतो का मतलब ए और ए, ओ दौतो कंठोष्ठम का मतलब ओ और औ। तो ये कहां से बोले जाते हैं? ओ दौतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठ से। ए दैतो कंठतालु, कंठतालु से। ए और ए। अब इसके बाद अगला सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या लिखा हुआ है? वकारस्य दंतोष्ठम। अब इसको समझेंगे। वकारस्य का मतलब क्या है? वा। वकार जिसे कहते हैं, क्या है? वा। ये देखिए वा लिखा हुआ है। ये कहां से बोला जाता है? दंतोष्ठम। दंतोष्ठम का मतलब दंत और ओष्ठ से। वा वा। जब आप वाह बोलोगे तो होठों का भी प्रयोग होगा और दांतों का भी प्रयोग होगा। बस सबसे अच्छा तरीका इनको यही है समझने का कि हमें बोल के देख लेना है और हमें पता कर लेना कि हाँ वास्तव में ये सही है कि नहीं, और हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ जो ये सूत्र लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है जिह्वा मूलीयश जिह्वा मूलम, ठीक है? जिह्वा मूलीयश जिह्वा मूलम। अब देखिए अभी हमने देखा था उपउपधिमामनीय नाम ओष्ठव, तो ये था पा और फा में इस तरीके का चिन्ह। अब अगर जीवा मूल की बात करेंगे, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपधिमानी। क्या कहलाता है? उपधिमानी। और ये कहलाता है जीवा मूल। क्या कहलाता है? अगर हम इसको लिखेंगे तो उपधिमानी, इसको ये कहते हैं। और अगर इसको बात करेंगे तो सॉरी, अगर हम देखिए इधर लिखते हैं इसको तो ये कहलाता है जिह्वा, जिह्वा मूल। क्या कहलाता है? जिह्वा मूल कहलाता है। तो अब देखिए जिह्वा मूल्यश में ये लिखा हुआ है ना, तो अगर हम इस तरीके से का और इस तरीके से खा, ठीक है, इन दोनों में आधे विसर्ग का चिन्ह, ये जो चिन्ह है आधे विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं तो ये जीवा मूल बन जाते हैं। और जीवा मूल में का और खा होते हैं और उपधमानी में क्या होते हैं? पा और फा होते हैं। ये हमें याद रखना है। तो ये कहां से बोले जाते हैं? जीवा मूली वर्ण जीवा मूल से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? जीवा मूल से। और इसके बाद नासिका अनुस्वारयस्य, क्या लिखा हुआ है? नासिका अनुस्वारयस्य, मतलब जो अनुस्वार होता है ये भी नासिक के वर्ण होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है, ये भी क्या होता है? नासिक के वर्ण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है और आशा है इसी से सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। मैंने प्रयास किया है आपको काफी अच्छे से समझाने का, जो भी सूत्र हैं इनको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपकी सरलता के लिए मैंने ये तालिका भी इसमें ऐड कर दी है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। तो देखिए कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं ये हैं आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये इसका सूत्र होता है। अगर हम लिखें इस तरीके से अकुह विसर्ज नीया नाम कंठा,
इसी तरीके से इसका लिखें अगर हम, इचू यशा नाम तालु। ठीक है। हाँ, इस तरीके से सारे सूत्र होते हैं, वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। मुझे ज्यादा समझाने से केवल इसमें वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम तालु का देख लेते हैं। ई और बड़ी ई, चा छा, जा झा, इया, या और शा। ठीक है। इसके बाद मूर्धा के जो वर्ण हैं, मूर्धा से जो बोले जाते हैं, एक ही वर्ग में लिखे हुए हैं, तो री, इसके बाद इधर ये वाली री भी हो जाएगी। अब इसके बाद टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा और शा, ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। इसके बाद दंत से जो बोलने वाले वर्ण हैं वो री, इसके बाद ता, था, दा, धा, ना और ला और शा, ये सभी दंत से बोले जाते हैं। इसके बाद ओष्ठ से बोलने वाले जो वर्ण हैं वो है उ और बड़ा उ, पा, फा, बा, भा, मा और ये उपधमानीय पा और उपधमानीय फा। इसके बाद अनुस्वार, अनुस्वार नासिका से बोला जाता है, ये मैंने आपको सबसे अंत में बताया है। इसके बाद कंठ तालु की बात करेंगे, वही सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। ए और ए की बात हो रही है, ये कहां से बोला जाएगा? कंठ तालु से बोला जाएगा। इसके बाद अगला है दंत ओष्ठ से, तो वकारश्च दंत ओष्ठम, मतलब जो वा है वो कहां से बोला जाएगा? दंत और ओष्ठ से बोला जाएगा। इसके बाद कंठ और ओष्ठ की बात करेंगे तो कंठ ओष्ठ, मतलब ये क्या है? ओ दौतो कंठोष्ठम, इसका ये सूत्र होता है। तो ये ओ और औ कहां से बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। साथियों, इस तरीके से मैंने आपको सभी उच्चारण स्थान बताने का प्रयास किया, आशा है सभी को समझ में आए होंगे। और एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा इधर डिस्कस कर देता हूं, जो मैंने ये का वर्ग और इधर चा वर्ग, इधर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसको हम अगर इस तरीके से बात करें तो कचट तप के नाम से भी याद कर सकते हैं। किस नाम से? कचट तप। किस नाम से? कचट तप। इससे हम याद कर सकते हैं। और का वर्ग के जो वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। इसके बाद चा के होते हैं चा, छा, जा, झा और इया। इसके बाद टा वर्ग के होते हैं टा, ठा, डा, ढा और अणा। इसके बाद ता वर्ग के होते हैं ता, था, दा, धा और ना। ठीक है। और इसके बाद चा वर्ग के होते हैं पा वर्ग के होते हैं, अगर हम पा वर्ग की बात करें तो पा वर्ग के होते हैं पा, फा, बा, भा और मा। इस तरीके से ये सभी वर्ण वर्गों से संबंधित हैं, जो कि कुल 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं इसमें, जो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। कचट तक हम इसे याद रखेंगे। तो आशा है दोस्तों सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर सबको पसंद आता है, समझ में आता है, तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके और हमें भी मनोबल प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले नए टॉपिक के साथ में, जो कि यूपी टीईटी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और प्रयास किया जाएगा कि आपको हर टॉपिक इतने सरलता से पढ़ाया जाए जो कि आपके दिमाग में आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों सभी को नमस्कार। सभी लोग अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से आप अच्छे से टीईटी की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।